हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना चैप्टर कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या आपके टॉपिक्स है बच्चे? इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, वर्क का एसआई यूनिट पढ़ा हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा इनके वर्क के, एक नॉर्मल वे से। दूसरा हमने पढ़ा अगेंस्ट द ग्रेविटी। एंड थर्ड हमने पढ़ा कि जब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर हो तो उस टाइम वर्क डन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसके बाद आपने पढ़ा एनर्जी। क्या पढ़ा? एनर्जी। कि एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा अपनी काइनेटिक एनर्जी विच इज ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला रीड किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज़ 1/2 mv²। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या पढ़ा उसके बाद हमने? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। सॉरी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद हमने क्या देखा? इसी का फॉर्मूला स्टडी किया। किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या था? ड्यू टू पोजीशन। एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। क्लियर? ये थे हमारे क्या बच्चे? वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक्स। अब हम इन्हीं के बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सॉरी बेटा। बच्चे, आप पे क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है। हमने बताना है कि पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, सेकंड इज नेगेटिव वर्क डन कब होता है, एंड योर थर्ड इज जीरो वर्क डन कब होता है। थर्ड इज जीरो वर्क डन कब होता है। ये तीन आपके क्या हैं? वर्क होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब आपको पता है, पहले आप देखो वर्क होता क्या है। बच्चे, वर्क कब डन होता है? जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और उस बॉडी पे फोर्स लगने से अगर वो आपकी बॉडी मूव करती है, उस टाइम आप बोलोगे कि वर्क डन हो रहा है। क्लियर? अगर आप फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, उस टाइम आप बोलो कि वर्क डन नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव कर रही है, उस टाइम आप क्या बोलते हो कि आपका जो वर्क डन है वो क्या है? पॉजिटिव। कैसे? ये आपकी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है ए, आप इसको फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और जो आपकी बॉडी है वो भी क्या है? इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। फोर्स भी यहाँ पे लग रही है और बॉडी में जो मोशन आ रहा है, मूवमेंट हो रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। उस टाइम आप क्या बोलोगे कि वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, उसको आप क्या बोलोगे कि वर्क इज डन इज पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेगेटिव। ये क्या है बच्चे? कि जब आप डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और जो फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कैसे? कि फोर्स आप यहां पे लगा रहे हो और जो बॉडी में मोशन आ रहा है वो कहां पे? इस डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब वो मूव क्या कर रही है? इस डायरेक्शन में कर रही है। मतलब अपोजिट है कि मोशन और जो आपका फोर्स है वो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उस टाइम आप बोलोगे वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। थर्ड है आपका जीरो, कि जब आपका फोर्स एक्ट करेगा किस पे? राइट एंगल पे। ये आपकी बॉडी है, जब फोर्स एक्ट करेगा राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, उस टाइम आप क्या बोलोगे कि वर्क डन क्या है? आपका जीरो है। क्लियर? सॉरी। क्या चीजें हमने देखी
कि जो आपका वर्क डन होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है जीरो। जब आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन द बॉडी क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, उस टाइम पॉजिटिव वर्क डन होगा। जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों अपोजिट होंगे उस टाइम आप बोलोगे कि नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। जब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर आप बोलोगे कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो राइट एंगल एक्ट कर रही है किसी आपकी मोशन ऑफ द बॉडी पे, उस टाइम आप बोलोगे कि जीरो वर्क डन है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल है सॉरी, जिसमें आपको एक बॉडी का मास दिया हुआ है। ठीक है, एक बॉडी का मास आपको दिया है विच इज 150 kg। क्लियर, 150 kg आपको एक बॉडी का मास दिया हुआ है और उसमें आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 7350 जूल। ठीक है, और आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है आपका, ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, ये डिफॉल्ट है 9.8। अब आपको बोला है कि आपको हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। m इज 150 मल्टीप्लाई ग्रेविटी g कितनी दी हुई है आपको, कितना दिया हुआ 9.8 मल्टीप्लाई h आपको निकालना है एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी दी हुई है 7350। अब आपको यहाँ से हाइट निकालनी है तो 7350 इनको आप नीचे ले आइए, 150 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू h। अब h की वैल्यू कितनी होगी, इनको डिवाइड करके देखो तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 मीटर। क्या आ जाएगी, 5 मीटर। ठीक है, ये आप कैलकुलेट अपने कैलकुलेटर से, जिसको माइंड में आ जाते तो माइंड में करके देख लीजिए कि इनको डिवाइड करेंगे तो आपका जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी बच्चे, आपकी 5 मीटर। ठीक है, यही था आपका एक न्यूमेरिकल। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए अब बच्चे देखो इसमें क्या दिया हुआ है, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज शोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, एक बॉडी है जिसका 2 kg मास है, आपने क्या किया, उसको अपवर्ड फेंका, तो उससे क्या निकला सॉरी कि उसमें आपको मास कितना दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, और वो किस, हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं विद एक वेलोसिटी से, जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपकी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, वो है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपको हाइट कितनी है, उसने कितनी हाइट रीच की, वो है h। क्लियर, एंड टाइम उसका दिया हुआ, कितने टाइम पे उसने वहां पे वो पहुंचा, वो है आपका 2 सेकेंड। उन्होंने कहा है बच्चे कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। चलिए अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, we know that potential energy is equal to m into g into h। पहले देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या है, हमारे पास है मास भी है, g भी है, ना h है ना पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें इन तीनों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम h निकालते हैं। अब आपने पढ़ा होगा मोशन के चैप्टर में कि यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम क्या निकालते हैं h, एंड वी नो दैट h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वेयर, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप u इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू पुट करिए, 1/2 g भी है एंड t स्क्वेयर करिए, तो आपका h की वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ पे आपकी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। क्लियर। ये तीनों चीजें हैं ना आपके पास, ये सारी चीजें हैं आपके पास प्रेजेंट, जी टी यू। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए ये सारी वैल्यूज, तो आपकी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। जब एच की वैल्यू आ गई तो अब हम इजीली पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, विच इज एम इंटू जी इंटू एच। एम की वैल्यू है 2, जी कितना है आपका, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मल्टीप्लाई एच दिया हुआ है आपको 20, निकाल दो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल जाएगी 400 जूल। कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी 400 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now our next question is, explain by an example that a body may possess energy when it is not in motion। क्या है कि अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है फिर भी उसमें कोई ना कोई एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, कि मोशन में बॉडी जो है मोशन में नहीं है फिर भी उसमें कुछ क्या है एनर्जी प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल क्या है बच्चे, हाँ आपको पता है कि हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी के केस में कि हम क्या करते हैं, ब्रिक को लेके जाते हैं ऊपर टॉप में, है ना, रूफ के टॉप में। ठीक है, टॉप ऑफ द रूफ और टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को आप टॉप पे लेके जाते हो, सॉरी ये ब्रिक को आप टॉप पे लेके जाते हो और आपने यहाँ पे ब्रिक रख दी। अब ब्रिक की पोजीशन क्या है, ब्रिक की पोजीशन क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना, अबव द ग्राउंड। तो अबव द ग्राउंड जो उसमें एनर्जी प्रेजेंट होगी उसको यहाँ से यहाँ पे लेने जाने तक, अब उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई होगी, है ना, उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से उसको अब ये क्या मोशन में है, क्या बिल्कुल मोशन में नहीं है, ये स्टैटिक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई है इसको आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन। तो इसी तरह जब आप अपने वाटर को रिजर्व करते हो, storing of water in a reservoir is an example of a body which is not in motion but still having energy, or you can say that which possess energy when it is not in motion, ठीक है, कि वो पानी क्या है मोशन में नहीं भी है बट स्टिल रिजर्वायर में स्टोर होने की वजह से क्या है उसमें कुछ एनर्जी प्रेजेंट है विच इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो एनर्जी स्टोर हुई है किसमें, वाटर में, वो क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और जो आपकी ये एनर्जी होती है ये इंडिपेंडेंट होती है आपकी मोशन पे, जो मोशन पे डिपेंड करती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसीलिए आप बोल सकते हो कि डिपेंड नहीं करता कि अगर कोई एनर्जी प्रेजेंट है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मोशन पे ही उसके डिपेंड करे, वो उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड। सॉरी, आपको पता है अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने देखा था कि 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड जो दूसरी हमने एनर्जी देखी थी वो थी आपकी बच्चे कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी देखी थी हमने, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक हमने देखी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक हमने देखी बच्चे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने देखना है कि जो ग्रेविटेशन एनर्जी हमने कौन सी, वो एनर्जी जो थी जब हम अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो थी ग्रेविटेशन। एंड इलास्टिक में क्या था, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
अब हमने देखना है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है। वो बच्चे डिपेंड करती है मास पे, हाइट पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, अभी ये देखते हैं हम।